एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अर्थात परमाणु एवं अणु। प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। परमाणु अर्थात एटम कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियुसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आतवा एल लवाइजिये ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लवाइजिये एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। नियम 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 3.1 निम्न X एवं Y रसायनों का एक युगल लीजिए। कॉपर सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट या लेड नाइट्रेट एवं सोडियम क्लोराइड। X एवं Y युगल की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं X के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे X एवं Y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर्वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है।
Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट proportions. लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म 1786 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों ने के द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं सिद्धांत अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य तत्व यौगिक या मिश्रण हों सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। प्रश्न: परमाणु क्या होते हैं? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों में से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी अर्थात एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं?
परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10 घाते 9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 घाते 9 नैनोमीटर। सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में मीटर। हाइड्रोजन परमाणु के 10 घाते -9, जल अणु के 10 घाते -9, हीमोग्लोबिन अणु 10 घाते -8, रेत कण 10 घाते -4, चींटी 10 घाते -2, तरबूज 10 घाते -1। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना है। चाहे हम उसे देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को इंगित करता था। वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन H, एल्युमिनियम Al ना कि Al, कोबाल्ट CO ना कि CO। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप क्लोरीन Cl, जिंक Zn इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण स्वरूप आयरन का प्रतीक Fe जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीत होता है। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के
द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होती है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U अर्थात यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। जैसा कि चित्र 3-4 में दिखाया गया है, वह अब फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अणु क्या है? साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है।
एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन अणुओं से बनता है, इसीलिए इसे 2 परमाणुविक अणु ऑक्सीजन 2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। It's called atomicity. धातु अणुओं एवं अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। अधातु ऑर्गन 1 परमाणुक, हीलियम 1 परमाणुक, ऑक्सीजन 2 परमाणुक, हाइड्रोजन 2 परमाणुक, नाइट्रोजन 2 परमाणुक, क्लोरीन 2 परमाणुक, फास्फोरस 4 परमाणुक, सल्फर बहुपरमाणुक। धातु सोडियम 1, आयरन 1, एल्युमिनियम 1, कॉपर 1। यौगिकों के अणु मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3-4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यौगिक जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, इनके अनुपात 1:8 है। अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन 3:8। क्रियाकलाप 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3-4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3-4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तत्व द्रव्यमान अनुपात, परमाणु द्रव्यमान अनुपात। ये इस प्रकार जब जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या H:0 = 2:1। आयन क्या होता है? What is an ion? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन अर्थात आनियन तथा धन आवेशित कण को केशन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसे धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक कण के रूप में विद्यमान करते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ आयनिक यौगिक कैल्शियम, इसके संघटक हैं कैल्शियम एवं कैल्शियम ऑक्साइड। इसके यौगिक हैं कैल्शियम एवं ऑक्सीजन। द्रव्यमान अनुपात 5:2। कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर 3:4।
सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोरीन 23:35.5। रासायनिक सूत्र लिखना। राइटिंग केमिकल फार्मूला। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता अर्थात वैलेंसी। किसी एक तत्व के परमाणु तत्व दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन। मानव की 2 भुजाएं तथा आइसोटोप की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार से ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को ओ तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3-4 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु अथवा धातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उनके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, सल्फर ऑक्साइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, तथा जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा इन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में लिखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। यदि परमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र। फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.36 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। आणविक यौगिक अर्थात केमिकल फार्मूला। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र तत्व प्रतीक HCl, संयोजकता 1 और 1। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl है।
हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र H2S है तो H2S संयोजकता। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4, तो इसका सूत्र इस तरह से होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों को क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं, अतः इनका सूत्र CA2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, ना कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निश्चित करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के प्रत्येक 2-2 परमाणु हैं। पादांक अर्थात सबस्क्रिप्ट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमाणु का आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH4SO4। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। आणविक द्रव्यमान अर्थात मॉलिक्यूलर मास अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण 3.1 जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिफाइड है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिफाइड है।
अतः जल में जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 16 बराबर 18 यूनिफाइड होगा। इसी प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ये होगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन इस प्रकार से कर सकते हैं। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होते हैं। 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करती है। हाइड्रोजन अणु के 4 यूनिफाइड ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिफाइड के साथ संयोग करके 36 यूनिफाइड अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया सभी से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती है। इसीलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। किसी स्पीशीज अर्थात परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका द्रव्यमान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको N0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है। 1 मोल बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 संख्या में, जैसे 1 दर्जन बराबर 12, 1 ग्रुस बराबर 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रुस की तुलना में इसका एक और लाभ है। वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसी तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिफाइड होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके G मतलब 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में उसके मोल परमाणु होते हैं, अर्थात इसमें 6.022 गुणे 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 यूनिट ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, अतः 16 ग्राम परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन में इसके 1 मोल परमाणु होंगे।
अर्थात इसमें 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हमें उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होता है। उदाहरण स्वरूप, जैसा कि पहले हमने देखा था, हमने क्या सीखा? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द masses ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक सिद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाली सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6.022 × 10⁻23 एवोगाद्रो स्थिरांक है, जो 12 जी में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 जी में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।